जी, अब हम आगे ये प्रोसीड करते हैं कि अभी जब मैंने आपको बताया कि जो एक ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो होमोलोग्स कहलाते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ग्रुप होता है वो होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं। और ये जो फैक्ट है कि जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें सिमिलैरिटी ऑफ बिहेवियर पाया जाता है, यानी वो जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ग्रुप होता है वो एक जैसे केमिकल रिएक्शन, मिलते जुलते केमिकल रिएक्शन देते हैं। तो इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी आसान हो गई है बजाय इसके कि हम हर ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं डिफरेंट अलग-अलग, तो हम जो ग्रुप वाइज है, क्योंकि एक ग्रुप के मेंबर्स में सिमिलैरिटी इन बिहेवियर पाया जाता है, तो हम क्या करते हैं कि बजाय इसके एक एक मेंबर को उठ के हम बैठ के स्टडी करना शुरू हो जाएं, तो हमने क्या किया कि हर ग्रुप को हम स्टडी करते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं, क्योंकि एक ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप्स होते हैं, दे आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। क्यों? क्योंकि उसके जो मेंबर्स होते हैं उनमें सिमिलैरिटी इन बिहेवियर पाया जाता है ये बात समझ आ गई आपको? तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब जो भी केमिस्ट है, अगर लेट्स सपोज उसने कोई स्टडी करना है, तो वो अब किसी एक मेंबर को स्टडी नहीं करेगा, वो एक क्योंकि उसको ये पता होगा कि एक ग्रुप का जो मेंबर्स होंगे उनमें एक जैसा केमिकल बिहेवियर पाया जाता है। ठीक है, तो यही मैं आपको जब बुक से भी बताई थी, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड तक बात की है, लेकिन मैं कहती हूँ यहाँ पे इन अ ग्रुप भी आप ऐड कर लें। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ ग्रुप। ठीक है, दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। उसकी वजह यह कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप जो है वो कहलाता है होमोलोगस सीरीज। दिस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज रिड्यूस द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू ओनली अ फ्यू होमोलोगस सीरीज। तो उसकी वजह से जो उनकी स्टडी थी कि हम मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं, और बड़ा थका देने वाला काम होता है ना, कौन किसी में इतनी हिम्मत है कि हर मिलियंस ऑफ एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग-अलग स्टडी करता। तो उसकी वजह से उनकी स्टडी आसान हो गई कि अब हमें एक स्पेसिफिक ग्रुप को स्टडी कर, अब अगर किसी कोई लेट्स सपोज एक अल्केन में जो क्वालिटी पाई जाती है, या अल्कोहल में कोई भी एक मेंबर है, और हमें ये पता चल रहा है कि लेट्स सपोज इथाइल अल्कोहल है, और उसमें ये वाला केमिकल रिएक्शन दे रहा है, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि उसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी ऐसे ही केमिकल रिएक्शन देंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट हम जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूजली लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स, यानी ये लंबे लंबे होते हैं। वही बात है, कार्बन वाली बात है कि वो लिंक करता ही चला जाता है, करता ही जाता है, अपने जैसे भी के साथ भी, दूसरे के साथ भी। तो इसकी वजह से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आपको पता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं ना, कोवलेंट कंपाउंड, इसकी नेचर जो कोवलेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, दे आर यूजली लार्ज, बड़े होते हैं, और स्ट्रक्चर वाइज, यानी जो इसका स्ट्रक्चर होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, पेचीदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्च हैज़ द फार्मूला C6H10O5। इसके साथ अगर आप देखें, एन भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये एन जो है, एन में बी सेवरल थाउजेंड्स, कितने हज़ार भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, कितने थाउजेंड भी हो सकता है। इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि प्रोटीन्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो बहुत कॉम, और इसके जो मॉलिक्यूलर मैस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके तो फ्यू थाउजेंड से मिलियन तक, कितने लाखों में जाता है इसका मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, देन एक और जो क्वालिटी इसके अंदर पाई जाती है वो आइसोमरिज्म। ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिनका डिफरेंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते डिफरेंट है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला ही तो ये बताता है कि वो किस किस के रिएक्शन देते हैं। बज़ाहिर हमें कुछ ऐसे, एक ग्रुप के भी कुछ ऐसे होते हैं कि वो उनका बज़ाहिर कुछ ऐसे होते हैं कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला एक दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो उनमें वो डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट होते हैं। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बाज़ औक़ात उनका आप बज़ाहिर आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला वो भी सिमिलर होता है। ठीक है, वेरी ऑफन मोर देन वन कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट होते हैं, हाउ एवर दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, इथाइल अल्कोहल और डाईमिथाइल ईथर। ठीक है, ऊपर आप ये देख रहे हैं, ये C2H5OH CH3, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। जो ऊपर वाले ये, और जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है इथाइल अल्कोहल का और डाईमिथाइल ईथर का। आप स्ट्रक्चर वाइज आपको पता चल रहा है कि ये दोनों डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स हैं, लेकिन जब आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला
बनाते हैं, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो स्ट्रक्चर को वाजे नहीं किया जाता। आप ये देख रहे हैं इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें कि 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका एक है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। तो इस फिनोमिना को दे आर आइसोमर्स, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म पर कहते हैं। और जो आइसोमेरिज्म का जो फिनोमिना है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जहाँ तक हमारे रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी रेट का जो ताल्लुक है ना, ये आपका मेरे ख्याल में अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा था, रेट का ताल्लुक ये होता है कि जब हम रेट की बात करते हैं ना, रेट का मतलब है कि पर यूनिट टाइम, वक्त में, इतने वक्त में कितना हो रहा है, पर सेकंड में कितनी प्रोडक्ट बन रही है रिएक्शन से, पर सेकंड में कितनी प्रोडक्ट बन रही है, तो इसको हम रेट कहते हैं। अच्छा, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आर स्लो, यानी जिन रिएक्शन में जो रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड को होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये मॉलिक्यूलर नेचर होती है ना, आपने कोलिजन थ्योरी भी पढ़ी होगी, ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, फिर जाके रिएक्शन, उसमें उनकी सही एनर्जी होना भी ज़रूरी होती है, उनकी ओरिएंटेशन का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये दो इतनी मतलब कॉम्प्लेक्स किस्म की रिस्ट्रिक्शंस है ना, कि एक तो सही एनर्जी के साथ टकराएं, सही उस तरह के ओरिएंटेशन के साथ टकराएं, तब जाके इनके रिएक्शंस होंगे। तो तब इसी वजह से वो रिएक्शन जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्लो होते हैं, और इन जनरल द यील्ड्स आर लो, आमतौर पे जो पैदावार होती है वो उनकी होती भी कम है, ठीक है। यील्ड्स का मतलब है, रेट का मतलब होता है कि रेट का मतलब ये होता है कि पर यूनिट टाइम कितनी प्रोडक्ट बनी है, लेकिन यील्ड का मतलब है, यील्ड में जब हम कहते हैं, हम उसमें सिर्फ ये देखते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी आई है, उसमें हम टाइम का फैक्टर नहीं लाते। ये बात समझ आई है? यानी देखिए, जब हम रेट की बात आती है तो मैं कहूँगी कि 1 घंटे में कितनी प्रोडक्ट बन चुकी है, या 1 सेकंड में कितनी प्रोडक्ट बन, लेकिन जब हम यील्ड की बात आते हैं तो यील्ड का मतलब है कि कितनी कितनी उसमें सिर्फ अमाउंट को हम देखते हैं, और वो हो सकता है यील्ड के लिए हम लाखों साल या 100 साल, जितने साल भी हम वेट कर सकते हैं। लेकिन जो इनकी, क्योंकि ये इनकी मॉलिक्यूलर नेचर होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इनकी इनकी इनके जो रिएक्शंस होते हैं, रेट जो होता है वो भी कम होता है, और जो इनकी जो यील्ड्स होती है, ये प्रोडक्ट बनती भी कम है। प्रोडक्ट अगर हम टाइम के फैक्टर को निकाल भी दे तब भी प्रोडक्ट हमारे पास कम आएगी, और टाइम के फैक्टर को डाले तब भी इनका जो रेट है वो कम होगा। द स्लो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर नेचर है, इसकी निस्बत अगर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आपस में फॉरन ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ फॉरन ज्वाइन करते हैं, उसमें ओरिएंटेशन की कोई लिमिटेशन नहीं होती, उसमें एनर्जी की लिमिटेशन नहीं होती। लेकिन जब कोई मॉलिक्यूलर नेचर होती है तो उसको राइट एनर्जी से टकराना मस्ट है, उसकी ओरिएंटेशन का राइट होना मस्ट है। लेकिन आयनिक जो आयन्स होते हैं, आपको पता है पॉजिटिव आयन फॉरन, जैसे कहीं से भी आयनिक नेगेटिव आयन मिलेगा वो फॉरन जाके उसके साथ कंबाइन कर जाएगा। तो इसी वजह से इनका रेट भी, यानी पर यूनिट टाइम जो प्रोडक्ट बनती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम बनती है, पर सेकंड बनती है, वो भी कम होती है, और जो इनकी यील्ड होती है, यानी कितनी पैदावार हुई है, तो वो भी कम होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट हम इसका टॉपिक पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी, मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। वो आपने मतलब आप 9th 10th में भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल होता है, ये आपका चैप्टर नंबर 9 भी था, कि सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो जो लाइक नेचर के होंगे वो, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कोवलेंट, ठीक है। अब कोवलेंट में भी मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कोवलेंट में देख, आपको पता है पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी, तो ज़्यादातर ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। एक तो कोवलेंट है, कोवलेंट की भी तो 2 कैटेगरी है ना, पोलर और नॉन पोलर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इनमें ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। अब नॉन पोलर होने की वजह से आपको पता है जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, और जो पोलर होते हैं वो पोलर के, आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव नेचर पाई जाती है तो वो पोलर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, उसकी वजह यह है कि वाटर ये है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। और इसी वजह से वो जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नॉन पोलर होते हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं करते, एंड डिसॉल्व रेडिली इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और वो ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं जो कि नॉन पोलर है, जिनमें शामिल है बेंजीन, पेट्रोल और ईथर, ठीक है। अब हम इसकी ये यहाँ पर इसकी जो है वो ख़त्म हो गई हैं क्वालिटीज़, और ये हमने इसकी हम देखें कितनी थी क्वालिटीज़ इसकी,
7 हमने इसकी क्वालिटीज़ पढ़ ली हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के साथ ही छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन हार्डली बी ओवर एम्फसाइज। इसका मतलब है कि अगर हम जितना भी बयान करें, वो जो आपने एक फ़िक्रा पढ़ा कि जितनी तारीफ़ करे कम है, तो हम इसको जितना भी बयान करें, क्योंकि ये ऑर्गेनिक जो है, ये इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा अहम है कि हम जितना भी इसको बयान करें ना, ये कम है इसकी इंपॉर्टेंस को। एट मोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन लिविंग सिस्टम, हम भी लिविंग सिस्टम है ना, अपनी हम मिसाल ले लें, हमारे अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इंक्लूडिंग आवर ओन बॉडीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर, वो सारे ऑर्गेनिक है। क्यों? बिकॉज दे इन्वॉल्व सच लाइफ मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वाइटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ऑल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये जो प्रोटीन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इसी वजह से हमारे अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, इनके दरमियान जो हमें एनर्जी हासिल हो रही है, जो भी हो रहा है, ये सारे भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। वी हैव बिकम मोर डिपेंडेंट अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट अकर इन नेचर फॉर आवर फूड। हमारी जो किस तरह इनके जो चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनके ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए हैं। किस लिए डिपेंड हो गए? फूड के लिए। हमारा जो खाना मिलता है, सब्जियां, फ्रूट वगैरह हम खाते हैं, वो ऑर्गेनिक होता है। मेडिसिन, चाहे हम मतलब एक तो होता है ना कुदरती मेडिसिन, लोग कहते हैं ये ले लो, वो ले लो, कलवंजी ले लो, ये फलाना कर लो, ये भी ऑर्गेनिक होते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन हम बाहर से बनवाते हैं, मतलब ये जो टैबलेट्स वगैरह बनते हैं, ये भी ऑर्गेनिक होती हैं। क्लोथिंग, ये जो हमारा कुदरती तौर पे, जो आपको पता है पुराने ज़माने में जो कॉटन ही एक पाया जाता था, नायलॉन, ये था रेशम का कपड़ा पाया जाता था, वूल का, ये भी ऑर्गेनिक है। और जो आज हम आर्टिफिशियल कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है, नायलॉन वगैरह, ये भी होता, ये भी उसकी नेचर ऑर्गेनिक है। ठीक है, ओवर द ईयर द केमिस्ट हैव लर्न टू सिंथेसाइज प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, मेडिसिन, प्रिजर्वेटिव, पेंट्स, वार्निशेस, टेक्सटाइल फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक, डाइज एट्सेट्रा। देखिए जैसे जैसे साल गुजर गए, तो केमिस्ट ने ये सीखा कि उन्हें, अब पहले क्या होता था, पहले जब भी कोई चीज़ फर्नीचर बनाना होता था, तो वो सिर्फ बनाते थे लकड़ी का या मेटल का, ठीक है, यही, या कोई पत्थर का बना लेता था, बहुत कोई एफिशिएंट होता था। तो अब ये तो हमारी रिक्वायरमेंट का, हमारी आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ी, तो लोगों ने क्या किया कि उन्होंने प्लास्टिक बनाया। प्लास्टिक भी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमने खुद सिंथेसाइज किया है, खुद बनाया है। ठीक है, अब प्लास्टिक वजह से क्या हुआ, हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, बहुत सा फर्नीचर प्लास्टिक से बनना है, जो बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले पहले पुराने ज़माने के लोग जो थे, वो लकड़ी की बनाते थे या किसी और चीज़ की, मेटल की बनाते थे, अब हम प्लास्टिक की बनाने शुरू हो गए। इसी तरह रबर, आपको पता है, एक ख़ास प्लांट से कुदरती तौर पे, अब उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी जो कमी को पूरा करने के लिए सिंथेटिक रबर बनना शुरू हो गया। मेडिसिन, अब कुदरती इतनी नहीं हो सकती, तो हमने आर्टिफिशियल मेडिसिन खुद सिंथेसाइज करना शुरू होगी। प्रिजर्वेटिव, ये ऐसी केमिकल्स हैं जो किसी चीज़ को ज़्यादातर महफूज करने के लिए, उसके ऊपर फंगस वगैरह ना लगे के लिए हम डाल दें, वो भी ऑर्गेनिक होते हैं। पेंट्स जो हमारे घरों में होते हैं, वार्निशेस, टेक्सटाइल फाइबर्स, ये जो कपड़ों के फाइबर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स एक तो होता है नेचुरल फर्टिलाइज़र, तो ये भी जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो तो होते ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, जो कीड़े मार अद्वियात होती हैं, डिटर्जेंट्स जो हमारे घरों में सर्फ वगैरह इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स जो मेकअप की चीज़ें होती हैं, डाइज कपड़ों को रंग करने के लिए, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। मैनी ऑफ द सिंथेटिक कंपाउंड प्रेजेंट प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। जो सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उसकी वजह से नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, अब जो हम सिंथेटिक का मतलब ये है कि हम जो खुद बनाने शुरू हो गए कंपाउंड, उसकी वजह से नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, कुदरती तौर पे पाए जाने वाले जो कंपाउंड हैं, उनकी शॉर्टेज को हमने बहुत हद तक ओवरकम किया है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज का हो गया। आपके पास एक छुट्टी है, आपने ये अच्छी तरह जो है वो लर्न करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आया तो मैंने लिंक दिया हुआ है ई लर्निंग का, इसके ऊपर जाके आप टेक्स्ट बुक भी कर सकते हैं। आप इस टॉपिक से रिलेटेड भी लेक्चर मौजूद है। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आई तो आप वहाँ से भी ये लेक्चर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका लेक्चर तो खैर मैं स्टार्ट करूँगी मंडे के दिन, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुनूंगी ब्रेन स्टॉर्मिंग। आपको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी, 30 मिनट्स का, लेट सपोज, उसमें आपसे